हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ आवर डाउट सॉल्विंग सीरीज़। तो इस सीरीज़ में मैं क्या करता हूं कि अगर आप कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हैं एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं एंड अगर वो डाउट कंसिडरेबल होगा तो मैं उसको पिक करूँगा एंड उस पर 1-to-1 वीडियो लेक्चर बना के उसको क्लियर करूँगा ताकि और स्टूडेंट्स को भी वो पूरा प्रॉपर फंडा क्लियर हो पाए। तो जैसे कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी दैट प्रूव दैट हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, कि थर्मोडायनेमिक में अगर कोई साइकिल चल रही है तो उसमें जो हीट ट्रांसफर होगा वो उसके पाथ पे डिपेंड करेगा। मतलब एक साइकिल का एक इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है एक साइकिल कंप्लीट होने में, बट उसके पाथ अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट कहता है कि जो हीट ट्रांसफर एक साइकिल के लिए वो पाथ पे डिपेंड करती है। अगर एक पाथ अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, तो तीनों के लिए हीट एंड वर्क अलग अलग होगा। तो ये बात हमने बहुत अच्छे से समझ ली थी। तो बट हमारे पास एक कमेंट आया है एड्यूनेशन नाम से, तो इन्होंने पूछा है, डाउट ले लेते हैं। भाई अच्छा पढ़ाया आपने, क्या ये कहना सही है कि चूंकि वर्क पाथ डिपेंडेंट है, वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट है, इसलिए हीट का होना भी जरूरी है? ये कह रहे हैं कि अगर वर्क पाथ पे डिपेंडेंट है तो हीट का होना भी जरूरी है, नहीं तो परपिचुअल मोशन पॉसिबल हो जाता, या फिर फर्स्ट लॉ इनवैलिड होता चूंकि डेल्टा यू जीरो ना होता फिर साइकिल के लिए। तो इन्होंने क्या बात कर दी कि अगर हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि Q हीट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो इन्होंने कहा कि जो एक साइकिल हो रही है उसके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि Q होना ही चाहिए। अगर मैंने एक साइकिल के लिए Q जीरो कर दिया, अभी वे बात मैं एक साइकिल में कर रहा हूँ फिर बिना साइकिल के समझाऊंगा, बिकॉज ये जो डाउट है ये एक पॉइंट पे अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स कोई भी पढ़ता है थोड़ा सा डिटेल में तो सबको ये डाउट आता ही आता है एंड 90% लोग इस डाउट में उलझ जाते हैं, इसको जस्ट स्किप कर देते हैं, बट हम इसको क्लियर करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं साइकिल की। याद रखिए कि जब एक साइकिल होती है तो फिक्स उसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होगा, एंड मतलब उसका इनिशियल पॉइंट जो होगा वही उसका घूम घाम के फाइनल पॉइंट भी होगा। तो एक साइकिल के लिए डेल्टा एनर्जी का जीरो होना अनिवार्य है या नेसेसरी है। बट आप अपने डाउट शुरू कहाँ से कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर Q जीरो हो जाता तो फिर डेल्टा यू जीरो नहीं होता। आप उल्टी बात कर रहे हैं। अगर एक आप साइकिल को डिफाइन ही कर रहे हैं तो उसकी पहली कंडीशन ही होगी कि उसका डेल्टा यू जीरो होगा। बट आपने अगर बोल दिया कि Q जीरो हो रहा है देन वर्क इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, कि आपका उस साइकिल के लिए वर्क माइनस डेल्टा यू हो जाएगा, देन एंड फिर डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होगी नहीं तो साइकिल ही पॉसिबल नहीं होगी। तो आपने मैं बोला कि फिर तो ये एक परपिचुअल मोशन बन गया, कि मतलब इंटरनल एनर्जी से ही वर्क हो रहा है एंड उससे ही वो अपनी स्टेट पे वापस आ रहा है, तो फिर वो एनर्जी गेन कर रहा है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन तो यही आ गया कि आप कह रहे हैं कि फिर डेल्टा यू जीरो नहीं होगा क्योंकि वर्क हो रहा है तो वो डेल्टा यू के बराबर है और वो जीरो नहीं है, एक प्रोसेस क्योंकि हो रही है। बट आपका स्टेटमेंट ही यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, बिकॉज आपने बोल दिया कि डेल्टा यू जीरो नहीं होगा, तो एक साइकिल कैसे हुई? आप बोल रहे हैं कि एक साइकिल में शुरुआत में कुछ एनर्जी थी, अब दोबारा उसी पॉइंट पे आके उसकी एनर्जी बदल गई, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक स्टेट पे है उसके लिए एक टेम्परेचर फिक्स होता है एंड जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो सोलली डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे। तो इधर ही कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि आप साइकिल ही नहीं मान रहे हैं, आपने साइकिल की ही परिभाषा बदल दी और आप एक चीज़ का कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, तो फिर आप परपेचुअल मोशन कुछ भी बना सकते हैं। हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इन दिस केस ही हो सकता है पॉसिबल जब आप परिभाषा ही बदल दें कि शुरुआत में इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी अलग थी, उसी एनर्जी ने इसको चलाया और वो कुछ और हो गई। बाकी ये थोड़ा अलग बात हो जाती है बहुत। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपने बोला कि फर्स्ट लॉ इनवैलिड होता चूंकि डेल्टा यू जीरो ना होता फिर साइकिल के लिए। बाकी इसको अगर वैलिड करना है तो एक साइकिल के लिए क्या होता है? आपने क्या बोला कि एक साइकिल है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो एक साइकिल के लिए डेल्टा यू जीरो होता ही होता है। एक साइकिल के लिए आपने बोला अगर हीट भी जीरो कर दी जाए तो इधर से हमारा वर्क भी क्या आ गया? जीरो। वर्क डन जीरो का मतलब क्या होता है? अगर मैं प्रॉपर बात करूं, अगर रियल लाइफ में क्या होता है, वर्क डन जीरो का मतलब वो साइकिल हुई ही नहीं है एंड रियल में ऐसी कोई साइकिल पॉसिबल ही नहीं होगी। इसका मतलब उसका इनिशियल पॉइंट भी सेम था, फाइनल पॉइंट भी सेम था, वो कहीं घूम के ही नहीं आई। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इधर खड़ा हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं जीरो डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, तो वो बात घुमाने का तरीका हो गया। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ मैं खड़ा हूँ। ऐसी एक प्रोसेस मान ले रहे हैं हो रही है, बट कोई प्रोसेस हो नहीं रही है क्योंकि उसका वर्क डन जीरो है, क्योंकि हीट ही सप्लाई नहीं की है। डेल्टा यू साइकिल के लिए जीरो होता है। बट ट्विस्ट कहाँ पे आता है
तो ट्विस्ट आप एक सेकंड के लिए देख लीजिए, वो आपने क्वेश्चन के अगले पार्ट में जो चीज़ पूछी है वो उससे ही रिलेटेड है। आपने क्या बोला कि अगर हीट जीरो कर दें, और भाई एक सवाल, कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, जो कि कंजर्वेटिव फील्ड में हमको पता है कि जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसके स्टेट पे डिपेंड करता है कि एक स्टेट में कुछ होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी या वर्क सेकंड में ये होगा। जैसे आप ग्रेविटेशनल वर्क की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करते हैं, मैग्नेटिक वर्क की बात करते हैं। तो और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में तब वैलिड होगा। मतलब आप थर्मोडायनेमिक्स में आप कंजर्वेटिव वर्क वैलिड कराना चाह रहे हैं, बट थर्मोडायनेमिक्स में कंजर्वेटिव वर्क नहीं होता है। कंजर्वेटिव वर्क का मतलब होता है कि आपका वर्क टोटल एनर्जी मतलब क्या है, कंजर्व्ड है। जैसे एक सपोज करते हैं कार है, एक कार में 100 लीटर पेट्रोल है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। तो क्या होता है कि एक कार अगर एक साइकिल एक चक्कर में घूमी तो इसका मान लेते हैं 5 लीटर पेट्रोल लगा, मतलब एक कार उस चीज़ में वापस साइकिल कंप्लीट करके आई। या एक कार इधर से इधर गई तो उसको 5 लीटर पेट्रोल लगा, इधर से वापस आई तो 5 लीटर पेट्रोल लगा। मतलब कार अगर अपना पाथ रिपीट भी कर रही है तो भी उसको पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अगर उसने ऐसे मान लीजिए एक चक्कर में 10 लीटर पेट्रोल लग रहा है और 50 चक्कर लगा दिए तो उसको कितना पेट्रोल लग जाएगा, 500 लीटर। मतलब उसका 500 लीटर जो पेट्रोल होगा वो कार से चला जाएगा। हर एक साइकिल के साथ उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती ही जा रही है। तो ये वर्क कंजर्वेटिव नहीं है, मतलब उसकी कार जितनी भी जाएगी हर बार ऐसे ऐसे, तो उसको जितना पास ट्रेवल करेगी उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। बट एक कंजर्वेटिव वर्क में क्या होता है कि किसी भी चीज़ का हर एक पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है या फिर टोटल एनर्जी उसकी फिक्स होती है। ये बात बाद में करते हैं। तो आपने बोला कि थर्मोडायनेमिक्स में जब वैलिड है जब हीट ट्रांसफर जीरो हो, पर हीट के इंक्लूड होने से ये वैलिड नहीं रहता। तो इस एनालॉजी को एक्सप्लेन करें। तो ये सब डाउट कहाँ से उभर के आ रहा है, फिर वही बात कर रहे हैं। हम देख चुके हैं कि साइकिल के लिए अगर आप बात करते हैं फॉर साइकिल कि Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस जीरो, तो एक वो प्लस वर्क डन। साइकिल के लिए डेल्टा U हमेशा जीरो होता ही है। इधर आप जीरो क्यों कर देते हैं तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर कोई साइकिल हुई ही नहीं है। बट अगर हम बात करें सिर्फ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की, ना कि थर्मोडायनेमिक साइकिल की, तो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब एक स्टेट A है, एक स्टेट B है। तो अगर सिर्फ एक प्रोसेस हुई है तो इसके लिए तो ये दोनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। आप जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस अगर W मैंने कर दिया एंड Q मैंने कर दिया जीरो, हीट हुई ही नहीं है, तो ऐसी एक प्रोसेस होती है, हमको पता है उस जिसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, हमको पता है कि उसके लिए हीट एक्सचेंज जीरो होता है। एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रोसेस के लिए। यहाँ से ही मोस्ट लोगों को कन्फ्यूजन चालू होती है इस एडियाबैटिक प्रोसेस में। इस चीज़ को हमको बहुत अच्छे से समझना है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में वर्क में फ़र्क क्या होता है। इधर से आपने बोल दिया कि वर्क इज इक्वल्स टू, इधर से अगर ये चीज़ जीरो है तो माइनस डेल्टा U, क्योंकि अगर मैं ए पॉइंट पे गया तो कुछ एनर्जी U इनिशियल थी, बी पे गया तो U फाइनल थी, तो फाइनल एनर्जी मुझे क्या मिल गई, मतलब डेल्टा U क्या मिल गया, U फाइनल माइनस U इनिशियल। एंड इस पॉइंट का कुछ टेम्परेचर मान लेते हैं P1 V1 था ये PV ग्राफ में, एंड इसका जो वो था प्रेशर वॉल्यूम की बात हो रही है, ये P2 V2 था, P2, V2, P1, V1। तो आप बोल रहे हैं अगर एक थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए हीट अगर जीरो हो गई तो वर्क उसका कंजर्वेटिव बन गया। और कंजर्वेटिव वर्क डन का फॉर्मूला जो फिजिक्स में हम डिराइव करते हैं वो फॉर्मूला भी फॉर कंजर्वेटिव वर्क के लिए फॉर्मूला होता ही वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस डेल U। कन्फ्यूजन इधर से ही चालू होती है कि इधर भी ये फॉर्मूला आया हमारी थर्मो में और ये कंजर्वेटिव वर्क फिजिक्स में भी आया। तो आप बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में तब वैलिड है जब हीट ट्रांसफर जीरो हो। अगर थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर आपने बोला जीरो हो तो आप बोल रहे हैं कि ये कंजर्वेटिव वर्क वैलिड हो गया, बट ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं है। पर हीट के इंक्लूड होने से ये वैलिड नहीं रहता। हीट के इंक्लूड होने, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हीट इंक्लूडेड है इसीलिए ये चीज़ वैलिड नहीं है। तो वो साइकिल वाली बात अलग थी, बट इधर आप हीट इंक्लूड करें ना करें मेन डिफरेंस आ रहा है, ये दो चीज़ों की सेम दिख रही हैं, ये दोनों एनालॉगस दिख रही हैं, बट ये दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल ही अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव वर्क होता है डिफाइन होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ये बात याद रखिए, कंजर्वेटिव वर्क में ये क्या होती है,
पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, मैग्नेटिक एंड सो ऑन, जो भी हो सकती है, बट ये सारी क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। एक कॉन्स्टेंटली, जैसे एक इलेक्ट्रिकल वो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर एक कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड में जा रहा है तो बाहर से कांस्टेंट एनर्जी या फील्ड भी उस पर काम कर रही है। तो ये सब चीज़ डिफाइन थी डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी के लिए। बट जो ये डेल्टा यू है ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इंटरनल एनर्जी होता है। ये क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। तो एक चीज़, पहला डाउट इधर क्लियर कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है। एंड इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर फॉर अ गैस। अगर थर्मोडायनेमिक में गैस की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो पहली चीज़ तो इधर गलत है। बट चलिए, अगर ये फॉर्मूला सेम दिख भी रहा है कहीं से, तो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो शायद आपके दिमाग में भी डाउट ना आया हो, कि कई महान लोग एक और चीज़ प्रूव कर देते हैं कि मैंने बोला कि थर्मोडायनेमिक में वर्क डन का एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है। बहुत लोगों ने देखा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन 1 माइनस गामा। तो क्योंकि थर्मो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, P V की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर एक एडियाबैटिक प्रोसेस हुई है, हम साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, साइकिल की बात शुरुआत में ही हो गई थी कि वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, बट एक रियल सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि एक स्टेट ए से हम बी तक जा रहे हैं, एक बार एडियाबैटिकली ऐसे जा सकते हैं। इस स्टेट का P1 V1 तो फिक्स है एंड टेम्परेचर भी फिक्स है, कुछ T1 होगा, इसका प्रेशर P2 V2 एंड T2 होगा। बट आप एडियाबैटिकली ऐसे भी तो जा सकते हैं, एडियाबैटिकली ऐसे भी तो जा सकते हैं, एडियाबैटिकली ऐसे भी तो जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे वर्क पॉसिबल हो सकते हैं। बट आपका फॉर्मूले में तो कहीं भी पाथ का जिक्र ही नहीं हो रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक प्रोसेस के लिए यही वर्क हमको पाथ दिख रहा है। इधर लोगों को डाउट होता है, तो इधर एक सीधी सीधी बात आती है जो याद रखनी होती है कि ये वर्क डन किसके लिए होता है, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड याद रखिए कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट पाथ से हो सकती है। जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस में एकदम से सडन एक्सपेंशन हो जाता है एक पिस्टन का, तो हो सकता है वो इतनी स्पीड से हो जाए, हो सकता है वो थोड़ी कम स्पीड से ऐसे हो रहा हो। बट ये जो इतने सारे इनफाइनाइट पाथ हैं, ये सारे कैसे हैं, इरिवर्सिबल पाथ होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, स्पेसिफिकली एडियाबैटिक, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सिर्फ एक ही पाथ होता है, वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इतने धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है एक रिवर्सिबल प्रोसेस, हर एक स्टेट पे उसमें इक्विलिब्रियम होता है। तो एक रिवर्सिबल पाथ एक प्रोसेस के लिए फिक्स है, मान लेते हैं ये एक रिवर्सिबल पाथ है, ये वाला पाथ है रिवर्सिबल। तो एक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल पाथ है वो सिर्फ वन पाथ पॉसिबल है। जब एक ही पाथ पॉसिबल है रिवर्सिबल और ये एक ही पाथ के लिए फॉर्मूला है, देन हम अदर पाथ की बात कैसे कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए हम कुछ कंक्लूजन दिखाने के लिए दो चीज़ों में बात करते हैं कि इस पाथ में ये है, इसमें ये है, और दोनों में सेम है, चीज़ें डिफरेंट हैं, बट पाथ ही एक है, तो बात ही क्या करेंगे, बस सिर्फ वर्क डन है। एंड इस पाथ के लिए, रिवर्सिबल के लिए एक ही पाथ होता है। रिवर्सिबल एक स्टैंडर्ड या हाइपोथेटिकल प्रोसेस है हमारी, क्योंकि एक्चुअल तो बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में होती नहीं है, तो ये चीज़ इसके लिए है। बाकी ये जो सारी इतनी सारी प्रोसेस हो रही हैं ये इरिवर्सिबल है सारी, एंड इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन ही हमारे पास नहीं है। इनके लिए जो कुछ अदर चीज़ों से प्रैक्टिकली हम वर्क डन निकालेंगे वो सबके लिए अलग अलग आएगा। मतलब वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है, ये बात याद रखनी है, ये नॉन कंजर्वेटिव है कम्प्लीटली। तो चाहे ये फॉर्मूला हो, चाहे हमारा एडियाबैटिक के लिए W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U हो, ये दोनों ही जो फॉर्मूले हैं ये प्रूफ नहीं करते हैं कि जो इसका वर्क है वो कंजर्वेटिव है। स्टिल किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, THDM थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए जो वर्क होगा वो ऑलवेज नॉन कंजर्वेटिव ही होगा। एंड आपने जो कमेंट में लिखा है कि ये कर देंगे या वो करेंगे एंड परपिचुअल मोशन मशीन बना देंगे, अगर ऐसा हो गया तो फिर अभी तक के जो हमारे सारे लॉज हैं वो गलत निकल जाएंगे एंड
फिर तो मतलब दुनिया ही पलट जाएगी। तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बट आपका डाउट काफ़ी अच्छा था, जेन्युइन था। एंड ये एडियाबेटिक वाला पोर्शन था जो बहुत लोगों को डाउट होता है, तो वो भी क्लियर कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही था। होप आपको डाउट समझ में आया होगा। एंड मुझे जहाँ तक डाउट समझ में आया आपका, तो मैंने उसका सॉल्यूशन दिया। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपका कोई अदर डाउट हो तो वो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। उसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा। थैंक यू।